हज़ारा किलिंग्स का जो वाक़या पेश आया मच बलूचिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जो कौम उसके हक़ाइक़ से नाआशना है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। जो पिछले 10-15 सालों में एक बड़े उरूज पर मामला था, वो पिछले 4-5 सालों में आपने देखा कि दहशत गर्दी बिल्कुल मिनिमाइज़ हो चुकी है, इंतहा पसंदी मिनिमाइज़ हो चुकी है, फ़िरक़ावारियत मिनिमाइज़ हो चुकी है। द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि कौम को मज़हबी शऊर भी आ चुका है, सियासी शऊर भी आ चुका है। और पाकिस्तान, जो कि अनफॉर्चुनेटली इट वाज़ अ बैटल फील्ड बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, अब ये उस तरीके का बैटल फील्ड नहीं रहा, क्योंकि कौम मुहिब वतन होने लग गई है। कौम को पता लग गया है कि कौन लोग इनके जज्बात से खेला करते थे और इन्हें आपस में लड़वा के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए रोल प्ले किया करते थे। अब अगर ये जो फ़िरका वारियत है ये दो इलाकों में मौजूद है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे पहले आप देखें कि फ़िरका वारियत किन दो इलाकों में सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 बलूचिस्तान के एरिया में, नंबर 2 गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में। क्या ये महज इत्तेफाक है कि सी पैक शुरू गवादर से होता है और एंड खुंजराब पे जाके इसका होता है? दुश्मन का सबसे ज़्यादा जो, आप ये देखें कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ नज़रें जमा के क्यों बैठी हुई है और यहीं पर फ़िरका वारियत सबसे ज़्यादा अरूज पे क्यों शो की जाती है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बहुत अरसे के बाद इकनॉमिकली स्टेबलाइज होने की तरफ जा रहा था बिकॉज ऑफ सी पैक। कि आप लोगों को रोज़गार मिलेगा, आपको उसमें से कोई कंट्री वाइड कमीशन आप समझ ले वो मिल जाएगा, आपके इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा उस पर थे, आपकी इकॉनमी बेहतर होनी थी, बिज़नेस ग्रो करना था। सी पैक के पूरे रूट पे जो कई सैकड़ों किलोमीटर्स पर मुश्तमिल है, वहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज़ लगनी थी, वहाँ पर आपके मॉल्स बनने थे, वहाँ आपके होटल्स बनने थे, सारा कुछ था। अल्लाह करे कि ये हो, और पाकिस्तान जब इकनॉमिकली बेहतर होगा तो अपने कर्ज़े उतार पाएगा। जब अपने कर्ज़े उतार पाएगा तो दुनिया को आंखें में आंखें डाल के बात करने के काबिल हो जाएगा। अब होता क्या है कि दुश्मन ने यह कहा कि जिस रूट से आपका सी पैक शुरू हो रहा है उस इलाके को भी आप डिस्टेबलाइज करें, और जिस इलाके में जाके सी पैक ख़त्म हो रहा है उस इलाके को भी डिस्टेबलाइज किया जाए। इसलिए बलूचिस्तान और गिलगित के रास्ते को चुना गया। अब इसमें जो पहली चाल दुश्मन ने चली थी वो ये थी कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को लॉन्च किया जाए बलूचिस्तान में, उन्हें पीक पे लेके जाया जाए। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी, फिर बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी बनी, फिर BSO आज़ाद बनाई गई, फिर बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बना, फिर इन सब का एक अलायंस बना दिया गया। और फिर देखा कि यार इन लोगों को एंटी स्टेट किया जाए। फिर बाद में ये पता चला कि जनाब नहीं, ये तो बलूचिस्तान वाले आज भी पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देने के लिए तैयार हैं। मसला क्या है? यहाँ की पब्लिक को पॉलिसीज से इख्तलाफ है, स्टेट की पॉलिसी से या फोर्सेस की पॉलिसी से या उनके रवैये से। ठीक है, इख्तलाफ राय हो सकता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एंटी स्टेट चले जाना वो मसला हो सकता है कि आप एक नए बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। अब उसमें क्या हुआ, जो मैं खुद इस चीज़ को जानता हूँ कि जनरल आमिर रियाज ने और इससे पहले जनरल नासिर खान जंजुआ, ये दो लोग हैं जिनको मैंने बड़ा करीब से इन लोगों का रोल देखा बलूचिस्तान में, कि इन्होंने सिविलियंस को सीने से लगाना शुरू किया, जो कि एक बड़ी अनएक्सपेक्टेड किस्म की सूरत हाल थी कि ऐसी सिचुएशन में सीने से लगाना, लोगों को ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना, गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आना बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए, तो उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। उसके बाद ये मामला काफ़ी हद तक बेहतर हुए। माजी में जो हमने गलतियाँ की वो सबसे बड़ी गलतियाँ क्या थीं? मुज़ाकरात वाली जगह पे झंडा चलाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप नवाब अकबर बुगटी का मामला देखें, आप लाल मस्जिद का मामला देखें, आप मंजूर पश्तीन का मामला देखें, आप इंटीरियर सिंध का मामला देखें। ये आपके अपने लोग हैं, इनको सीने से लगाओगे तो पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। आपके लिए क्या जाता था? राव अनवार जैसे एक आध बंदे को आप अगर सज़ा दे देते हैं तो पूरा सूबा आपका आपके मुखालिफ खड़ा ना होता। खैर, ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, मैं टेक्निकल पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जहाँ पर डंडा चलाना चाहिए था वहाँ मुज़ाकरात कराते हैं।
अब डंडा कहाँ चलाना चाहिए था? कुलभूषण यादव के मामले में, अभिनंदन के मामले में, रेमंड डेविस के मामले में, कर्नल जोसेफ के मामले में, इन सबको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। एक को जेल में रखा हुआ है, वो भी फैमिली के साथ भी मिलाया जा रहा है। दुनिया में बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान तो बड़ा ख्याल रख रहा है। ओ भाई, दुनिया का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, 2-2 लेतर लगाओ इन लोगों को। खैर, मैं ये इस पे किसी और दिन तफसील से बात होगी कि क्या करना चाहिए था। और रेमंड डेविस और कर्नल जोसेफ पे तो कोई दूसरी राय थी नहीं कि उन्हें रिहा करने की, तो की क्या बनती थी? आप यही कहते थे कि जिस जहाज़ में रेमंड डेविस को लेने आप तशरीफ़ ला रहे हैं, उसी जहाज़ में डॉक्टर आफिया को भेज दें, हम रेमंड डेविस आपको दे देते हैं। लेकिन नहीं किया। अभी जब डॉक्टर आफिया की बात की जाती है तो कहते हो आपको पता नहीं है कि शकील आफरीदी को वो मांगेंगे। तो भाई ऐसे घुघू क्यों बने हुए हो? कर्नल जोसेफ के मामले में डॉक्टर आफिया को कर लेते। खैर, अब क्या है कि दूसरी तरफ गिलगित में भी ये बात शुरू करवाना की गई कि जनाब आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स लॉन्च कर लें। वहां पर भी बहुत बुरी तरह हिंदुस्तान नाकाम हो गया। जब वो नाकाम हुआ तो उसने कहा कि अब दूसरा खेल रचाया जाए, और वो खेल क्या था कि पाकिस्तान में फिरका वारियत को आम किया जाए, स्पेशली गिलगित और बलूचिस्तान के एरियाज में। जब एक जगह डिस्टेबलाइज हो जाती है, वहां पर फिरका वारियत होती है, कत्लो गारत शुरू होती है, या लसानियत की बुनियाद पर कत्लो गारत शुरू होती है, तो वहां पर इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता। वो आते हुए 100 मरतबा सोचता है कि मैं यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या उसके रिवॉर्ड में। तो ये वो दुश्मन की चाल है। वरना अगर ये फिरका वारियत का मामला होता तो मासूम मजदूरों को बेचारों को ना मारा जाता। ये मामला फिरका वारियत का होता तो किसी बड़े मौलवी या किसी बड़े जाकिर को या किसी बड़े पीर को निशाना बनाया जाता। आप ये बात सोचें कि पाकिस्तान में सिर्फ फिरका वारियत के लिए जो सबसे आसान इनके पास चीज़ रह गई थी वो ये थी कि बेचारे मज़दूरों को उठाओ, उनके चेहरे मस करो। और मुझे तो नींद नहीं आई जब मैंने उस माँ को देखा जो कह रही थी कि मेरे तो 5 घर में जो है ना बच्चे मैं गवाह बैठी हूँ और जनाजा उठाने के लिए कोई मर्द मौजूद नहीं है। और वज़ीर आज़म साहब का एक मुंशी जाके कहता है कि जनाब वज़ीर आज़म आ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा। खैर, इन्हें बड़ापन दिखाना चाहिए। मैं सारे पॉलिटिकल चीज़ों से निकल के कर रहा हूँ, क्योंकि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जब पाकिस्तान मुश्किल वक्त में होता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं गवर्नमेंट का हामी हूँ या अपोजिशन का हामी हूँ। वो वही मशवरा देगा जिससे पाकिस्तान का फ़ायदा है। पाकिस्तान का फ़ायदा किस में है कि नंबर 1, इमरान खान साहब आप अभी तशरीफ़ ले जाएँ। आप जैसे तैसे भी वज़ीर आज़म बने, अब हैं तो वज़ीर आज़म, अब जाएँ उधर और मामलात को सॉल्व करें। वो लोग, उन लोगों ने अभी तक अपनी मैयतों को नहीं दफनाया, उन्हें दफनाएं। और नंबर 2, आप लोगों ने अभी जाके, मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि जूनागढ़ की मूवमेंट को थोड़ा सा परवान चढ़ाया गया। एक बड़े कॉम्पिटेंट इंसान को, बल्कि बहुत कॉम्पिटेंट शख्सियत को वज़ीर आज़म बनाया गया जूनागढ़ की स्टेट का, सुल्तान अहमद अली। आई नो हिम वेरी पर्सनली, और बड़े ही प्यारी शख्सियत है जो कि वेल एजुकेटेड आदमी है। अब आते हैं खालिस्तान की मूवमेंट की तरफ। पूरे हिंदुस्तान का सिख जो है सरापा एहतजाज है और अंदर से वो एंटी इंडिया हो चुका है और वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि भाईजान अपना एक सिखों का सफारत खाना इधर आप ननकाने में या कहीं पर खोल दें या हसन अब्दाल में, ताकि हम लोग खालिस्तान को एक सेपरेट होमलैंड डिक्लेयर कर लें। तो इस पे काम होना चाहिए। माजी में जो मोहतरमा हमें गुल खिला के चली गई थी वो उससे बहुत हमें नुकसान हुआ। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता कि दुश्मन को मौका मिले प्रोपेगेंडा का। दूसरी बात क्या है कि आपके गोरखाज हैं इंडिया में, तमिलनाडु की मूवमेंट्स हैं, आपकी तेलंगाना की मूवमेंट्स हैं, आप लोगों के आसाम की मूवमेंट है, जहाँ के लोग, ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट तो 60-70 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो ये 1.5 दर्जन है। इनको क्यों नहीं, ये आपकी तरफ मुंतज़िर हैं। ये हर जगह से हमें कॉलें आ रही होती हैं, हम जैसे आम लोगों को कॉलें आ रही होती हैं, यार हम लोग मुंतज़िर हैं, तुम लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे। तो इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। जब इंडिया अपने इंटरनल मैटर्स में इतना ज़्यादा घिर चुका होगा तो उसको मौका नहीं मिलेगा कि आके बलूचिस्तान में एनआरकी फैलाए, उसे मौका नहीं मिलेगा कि आके वो गिलगित बल्तिस्तान में एनआरकी फैलाए, और ना ही उसे मौका मिलेगा कि वो कश्मीर के नाम पे वहाँ पर जाके काबिज बन के बैठ जाए। वो कश्मीर से वैसे ही बैकफुट पे चला जाएगा जब वो अपने इंटरनल मैटर्स में इतना ज़्यादा घिर चुका होगा।
वो कैसे कि जब पाकिस्तान को उसने वजीरिस्तान और बाकी मैटर्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करके कल्प्रेट्स को, पाकिस्तान में लसानियत की बुनियाद पे पंजाबी पठान को लड़वा दिया था। तो पाकिस्तान में जब भी कश्मीर की आवाज़ उठती थी तो एक नैरेटिव ये सो कॉल्ड लिबरल माफिया का आता था, पहले अपने मुल्क के हालात को बेहतर करो फिर कश्मीर का सोचना। इसी तरीके से आप जब हिंदुस्तान को उसके अपने अंदरूनी मसाइल में इतना धकेल देंगे, जो कि वो तैयार हैं खुद को धकेलने में, लेकिन आप चाहते नहीं हैं, आप लोगों की प्रायोरिटीज़ ये हैं नवाज शरीफ का जी एसी ले निकाल दो, उसका हीटर जेल से निकाल दो, नवाज शरीफ को दफ़ा करो, उसकी जायदादें बेच के कौम का कर्जा उतारो। तुम्हारी इतनी थर्ड क्लास सोच है कि जी जेल से हम लोग एसी निकाल देंगे, बेवकूफ़ आदमी। मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पाकिस्तान से प्यार करता है, लेकिन इस ढगे को पता ही नहीं है कि एक स्टेट को चलाना कैसे है। वो छक्के ठीक मार लेता था, गेंदे भी ठीक करा देता था, लेकिन रियासत को रन करना कैसे है। आपके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को, ये तो मैं एक और भी बात करूँ, ज़रा शहजाद अकबर साहब पे भी नज़र रखें, ये कौन है, कहाँ से लाए गए, कैसे लाए गए, ये सारी चीज़ों पे इनडायरेक्टली मैं अब ये सारी बातें कर रहा हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त हम डायरेक्टली करेंगे तो बड़े फसाद बरपा होंगे। लेकिन खुदा का वास्ता है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पे आंच ना आने दें, और इस वक्त हिंदुस्तान को उस नहज पे आप पहुंचा सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान की तरफ देखे तो हिंदुस्तान का अपना बनिया उठ के बोले कि पहले हिंदुस्तान को बेहतर करो फिर पाकिस्तान के बारे में बात करना। आपका जब सिटीज़नशिप एक्ट की बात आई हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया का मुसलमान एंटी स्टेट हो चुका था, आप उसे 2 झंडे पाकिस्तान के नहीं पकड़वा सके। वो एक नया पाकिस्तान बनना था हिंदुस्तान के अंदर। हैदराबाद दक्कन की मूवमेंट्स अपने अरूज पे थी, जूनागढ़ की मूवमेंट्स अपने अरूज पे थी, बल्कि दिल्ली, लखनऊ, मुंबई का मुसलमान सड़क पे आ चुका था, वो एक हो चुका था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों को आप देखते, जामिया मिलिया दिल्ली के बच्चों को आप लोग देखते, लेकिन उस पर फोकस नहीं किया गया। अगर फोकस किया जाता तो आज ये धमाके ना होते। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।